हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। यूपीएससी प्री पीवाईक्यू सीरीज में आज हम 2008 के जो पीवाईक्यू हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उनको लगाने वाले हैं। तो ये हमारा 18वां पीवाईक्यू है। चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। मुगल सम्राट के काल, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से किसके शासनकाल में किया? तो ये है आपका आंसर जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में 1613 में जो है सूरत में इनको इस कंपनी की कारखाना बनाने की स्थापना करने की परमिशन मिली थी। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो कहानी है ये है कि 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है आगरा गए थे। आगरा में इनको 400 का मनसबदार बनाया गया था। साथ में ही इनको आगरा में रहने की परमिशन दी थी। साथ में और भी कुछ पुरस्कार वगैरह दिए गए थे, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। बाद में 1612 में जब पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनी के बीच में एक नेवल वॉर होती है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है, तो उससे प्रभावित होकर जहांगीर जो है कंपनी को परमिशन दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका आंसर है सी, जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड जो है भारत के वायसराय थे और ये थे 1916 से लेके 1921 तक ये भारत के वायसराय रहे हैं। इनके कार्यकाल के दौरान बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, बीएचयू की स्थापना हुई थी, भारतीयों को ब्रिटिश सेना में कमीशन की जो अनुमति थी वो भी मिल गई थी, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, ये 1920 में हुआ था। ठीक है, और फिर जेम्स मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड जो सुधार अधिनियम यानी 1919 का जो अधिनियम है वो भी इनके ही टाइम पर आया था। फिर असहयोग आंदोलन, ये सारी जो घटनाएं हैं वो जेम्स फोर्ड के टाइम पर ही हुई थी। अच्छा, अगर इन सारे वायसराय के कार्यकाल देखें तो इरविन का जो कार्यकाल है ये 1926 से लेके 1931 तक रहा। रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का जो कार्यकाल है वो आपका 1921 से 1926 तक रहा, 26 तक। और बेबल का जो कार्यकाल है वो 1943 से 1947 तक रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये किस में हुआ? तो इसका आंसर है शिमला समझौता। शिमला सम्मेलन में जो है ये डिसाइड किया गया था कि भाई वायसराय की काउंसिल जो है उसमें सारे मेंबर्स जो है भारतीय होंगे। ठीक है, ये वायसराय है, इनकी जो काउंसिल है उसके जो मेंबर है सारे भारतीय होंगे। अब इसमें भी जो जितने भी मेंबर होंगे उसमें से आधे मेंबर तो मुस्लिम होंगे और आधे मेंबर जो है वो हिंदू होंगे। ठीक है, वायसराय को जो है वीटो पावर भी होगा, वीटो पावर, लेकिन वो इसको यूज नहीं करेगा। तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि भैया वीटो मिलाओ तो वो यूज ना करे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको ये शिमला समझौता कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना बनाई थी? तो ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में ये जर्मनी गए थे। जर्मनी, वहां पर इन्हें जो नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका से जो भी भारतीय सैनिक पकड़े गए थे उनको लगभग सैनिकों की संख्या थी 10,000। 10,000 सैनिक पकड़े गए थे, उनको मिलाकर इन्होंने ये फ्री इंडियन लीजन नाम की जो है ये इसको तैयार किया था या बनाया था सेना युद्धबंदियों से। ठीक है, लाला हरदयाल ये गदर पार्टी से रिलेटेड हैं और ये सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उसके बाद वीडी सावरकर, इन्होंने जो है द इंडियन यानी जो भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष जो बुक है
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा था 1909 में। किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? भारत में काउंसिलिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद को ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था। आंसर है जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे, यानी कि नरमपंथी नेता थे। इनका जो कार्यकाल है ये 1966 से 1915 ये नेता थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये गोविंद रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, उनके ये शिष्य थे और गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इन्होंने नमक्कर और अनिवार्य प्राथमिक शाला, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान देने जैसी चीजों की बात की। ठीक है, बनारस, और ये भारतीय लोक सेवा आयोग के 1912 से 1915 तक ये पीएससी, यानी कि उस टाइम की जो यूपीएससी थी उसके ये अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने 1905 में एक भारत सेवक मंडल की भी स्थापना की थी, भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय नीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षकों से की श्रृंखला में की थी? तो अरविंद घोष, आरसी दत्त, सैयद अहमद खान, वी राघवाचारी। आपका आंसर है ए, अरविंद घोष ने ये न्यू लैप्स फॉर ओल्ड की जो आलोचना है वो यहाँ पे की थी इसके अंतर्गत। और ये नरम नीति, जो नरम दलीय नीति थी, उदारवादी नीति, जिसे हम संवैधानिक तरीके से भाई हम मांगेंगे कि भाई हमारी स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए, इस चीज की इन्होंने आलोचना की थी। और इसे नरम दलीय नीति को ये जो है ना, ये कहते थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, ये कहते थे भाई नरम दलीय नीति को, कि भाई ये इस तरीके से मांगना एक तरह से राजनीतिक रूप से भिक्षा मांगने जैसा है। अरविंदो के जो पत्र हैं अगर उसकी बात करें तो इन्होंने वंदे मातरम नाम का एक पत्र निकाला था जिसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की थी। इनकी अन्य अगर पुस्तकों की बात करें, अन्य पुस्तकों में द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द एसे ऑफ ऑन द गीता, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश जो पदावली है इसका प्रयोग किया है? तो आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की जो एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इसमें अन ब्रिटिश शब्द का यूज किया गया था। दादा भाई नौरोजी, इनको भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं, भारत का ग्लैडस्टोन भी इनको कहते हैं। और ये 1800, इनकी ध्यान रखना, 1846, 1893 और 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारक मंडली बनाई थी, और ये जो है मंडली बनाई थी, तथा एक गर्ल्स स्कूल की भी स्थापना की थी। 1852 में इन्होंने बंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की संस्थाएं भी चलाई थी। मैं ये सारी चीजें लिखनी इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इससे वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा ही इसको रखना चाह रहा हूं। निम्नलिखित में से किसने सुबह ए आजादी नाम की कविताएं लिखी थी? तो साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कौन इसका सही आंसर है? आंसर है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज जो है इन्होंने पाकिस्तानी एक उर्दू कवि हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था, उस टाइम भारतीय ही थे। तो 1911 में सियालकोट में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। तो बाद में पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चलेगा, तो इसलिए अब ये पाकिस्तानी उर्दू कवि भी है। इन्होंने लिखी थी सुबह आजादी ये कविता।
ठीक है, अब आते हैं साहिर लोधियानवी की बात करते हैं। तो ये भारतीय सिनेमा में गीतकार और कवि थे। साहिर ने जब लिखना शुरू किया तब इकबाल, फैज, फिराक आदि अपनी बुलंदी पर थे, यानी ये सारे लोग अपनी बुलंदी पर थे। मोहम्मद इकबाल, इनको तो जानते ही होंगे, इन्होंने जो प्रसिद्ध इनका जो गीत है तराना ए हिंद, सारे जहां से अच्छा, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनको तो आप जानते ही होंगे, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री ये रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन है 1929 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, दिया था। कारण क्या है? कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था कांग्रेस ने। हाँ, तो ये सही है, कांग्रेस ने जो है वायसराय के जो युद्ध विरोधी जो घोषणा की गई थी उसके निर्णय को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, और अपनी जो 28 महीने की सरकार थी, 28 माह की, वहां पे यानी जितने भी विधानमंडलों में सरकार थी उन्होंने सबने रिजाइन कर दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब ये 28 मई जब इनका रिजाइन किया गया था तो इसके ही उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो है त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने इस जिस दिन ये त्यागपत्र दिया था तो इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ए एन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जे वी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ए एन सिन्हा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उसको सुन लीजिए। ए एन सिन्हा जो है ये वो इनका जन्म औरंगाबाद में हुआ था और ये बिहार में भागलपुर में ये प्रोफेसर थे। बाद में ये गांधी जी के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था और ये पटना हाई कोर्ट में भी वकालत करते थे। अब अगर बात करें तो जैसे ब्रज किशोर प्रसाद है, इन्होंने नहीं किया कोई भी काम, मतलब ये प्रोफेसर नहीं थे, ये नेता ही थे। जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है प्रिंसिपल के रूप में काम कर चुके हैं अलग अलग स्कूल में। तो अगर डीप में देखा जाए तो डीप में जो है ये लोग भी एक शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। तो आंसर ए सी डी में से कोई एक होगा, लेकिन ए एन सिन्हा जो है ये प्रॉपर प्रोफेसर थे, यानी प्रॉपर एक टीचर थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम कलाम आजाद, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो इनकी पत्रिका है अल हिलाल। अल हिलाल जो है इनकी ही पत्रिका है। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना की है। द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, द इंडियन सोशलिस्ट जो है ये श्यामजी वर्मा की है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। ठीक है, कॉमरेड जो है ये जिन्ना की है, जिन्ना। और जमींदार जो है ये जमींदार किसकी है? जमींदार है जाफर अली खां, जाफर अली खां। ये इनकी पुस्तक नहीं, सॉरी, ये सारी पत्रिकाएं हैं। दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? 1985 में पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो आंसर है आपका बॉम्बे। बॉम्बे में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। ग्वालियर टैंक मैदान में यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सही जोड़ियां मिलानी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दीनबंधु मित्र ने कौन सी लिखी है? प्रेमचंद्र ने है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख पुस्तक है देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र की जो पुस्तक है नील दर्पण, और प्रेमचंद्र जी की पुस्तक है वो है शतरंज के खिलाड़ी। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो इनका आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये समझ लो। आंसर हो जाएगा सी, देवी चौधरानी हो गया इनका। दीनबंधु मित्र की नील दर्पण, जिसमें नील विद्रोह का वर्णन है, नील विद्रोह का। चंद्रकांता ये देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित एक कृति है।
एक नाटक है जिसपे एक धारावाहिक बन चुका है, तो चाहो तो इसको देख सकते हो, और दूरदर्शन पर आता था। अच्छा, यहाँ पे आइए, प्रेमचंद्र जी ने जो किताब लिखी है शतरंज का खिलाड़ी, ये जो पुस्तक है, ये अवध के जो विलय हुआ था ना, अवध का विलय, ये उस पर है, अवध के विलय पर, यानी बाजिद अली शाह का कैसे डिक्लाइन होता है, अवध को कैसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इसी पर एक, इसी शतरंज के खिलाड़ी नाम की जो पुस्तक है, इस पर ये एक फिल्म बनी है, ये है शतरंज के खिलाड़ी। और यहाँ पे जो अमजद खान है, ये बाजिद अली शाह बने हैं। और इस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा कि वे क्या परिस्थिति रही थी कि जिसमें अवध का विलय हुआ था, कैसे डिक्लाइन हुआ था, अवध का जो है इकोनॉमिकली कैसे डाउनफॉल हुआ था, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ही लोकल जो अवध के लोग थे, उनका क्या रिव्यू था इस पूरे उस पर। तो एक बहुत अच्छी मूवी है, कभी टाइम मिले तो उसको जरूर देखना, आपको अवध के विलय का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। साथ में उस समय बाजिद अली शाह की क्या मानसिक स्थिति रही होगी, उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो टाइम मिले तो जरूर देखना इस मूवी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौधायन सिद्धांत, बौधायन शुल्क सूत्र में ये किससे संबंधित है? तो आंसर है आपका समकोण त्रिभुज की भुजाओं से। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझिए, हम सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, ये त्रिभुज का ये कर्ण है, ठीक है, ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये इसी से संबंधित है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये इसी से संबंधित है। और जो बौधायन थे, भारतीय गणितज्ञ, इन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया था, ये 8वीं शताब्दी में दिया था, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चंस हैं जो उस समय 2008 में पूछे गए थे, हिस्ट्री से और आर्ट एंड कल्चर से। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट बात, कल हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों को बताइएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।